हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 14 के विविध प्रश्नावली पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कर रहा है? निम्नलिखित कथनों के निषेधन लिखिए। हमें क्या करना है? इनका निगेटिव लिखना है। किस तरह से? प्रत्येक धन वास्तविक संख्या x के लिए संख्या x माइनस 1 भी धन संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग बस नहीं लगा देंगे, लिख सकते हैं इसको कि प्रत्येक धन वास्तविक संख्या x के लिए संख्या x माइनस 1 धन संख्या नहीं है, धन संख्या नहीं है। समझ गए? इस तरह से लिख सकते हैं। यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्या x का अस्तित्व है कि x माइनस 1 धनात्मक नहीं है, धनात्मक संख्या नहीं है। आप ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा देखिए, इसका कह रहा है कि सभी बिल्लियां खरोचती हैं। तो इसका निषेधन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सभी बिल्लियां नहीं खरोचती हैं, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सभी बिल्लियां खरोचती नहीं है, ठीक है। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में कह रहा है यहाँ पर कि प्रत्येक वास्तविक संख्या x के लिए या तो x ग्रेटर देन है 1 या x लेस देन है 1। तो बस इसमें हम लोग नहीं लगा के लिख देंगे कि एक ऐसी वास्तविक संख्या x का अस्तित्व है कि ना तो x ग्रेटर देन है 1 और ना x लेस देन है 1। ठीक है, निगेटिव लगा कर हमने लिख दिया। 4 नंबर देखिए, क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक ऐसी संख्या x का अस्तित्व है जहाँ x लाई करता है 0 से 1 के बीच। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि किसी ऐसी वास्तविक संख्या या ऐसी संख्या लिख सकते हैं, ऐसी संख्या x का अस्तित्व नहीं है कि x लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच। समझ गए? तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। समझ गए? सबका निषेधन में लिख दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहने में लिखित सप्रतिबंध कथनों में से प्रत्येक का विलोम तथा प्रतिधनात्मक कथन लिखिए। चलिए हम लोग विलोम और प्रतिधनात्मक लिखेंगे करके। सबसे पहले हम लोग इसका विलोम लिखते हैं, विलोम कथन लिख देते हैं। तो विलोम कथन में क्या हो जाएगा? पहले वाले के लिए क्या कह रहा है कि एक धन पूर्णांक अभाज्य संख्या है केवल यदि 1 और पूर्णांक स्वयं के अतिरिक्त उसका कोई अन्य भाजक नहीं है। तो हम लोग इसका विलोम क्या लिख सकते हैं कि यदि एक धन पूर्णांक अभाज्य है तो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त इसका कोई अन्य भाजक नहीं है, समझ गए? अच्छा, फिर यहाँ पे हमें इसका प्रतिधनात्मक भी लिखना है। प्रतिधनात्मक
प्रतिधनात्मक क्या हो जाएगा, प्रतिधनात्मक कथन यहाँ लिखना है। तो प्रतिधनात्मक में हम लिख सकते हैं कि यदि एक धन पूर्णांक एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य भाजक भी है तो वह पूर्णांक अभाज्य संख्या नहीं है। समझ गए? चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं। कह रहा है कि मैं समुद्र तट पर जाता हूं जब कभी धूप वाला दिन होता है। तो इसका अभी हम लोग पहले विलोम की बात कर लें, ठीक है। तो विलोम कथन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि यदि मैं समुद्र तट पर नहीं जाता हूं तो दिन में धूप है, इसका अब देखिए इसका प्रतिधनात्मक में क्या हो जाएगा कि यदि मैं समुद्र तट पर नहीं जाता हूं तो दिन में धूप नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसका थर्ड नंबर देखते हैं। यदि बाहर गर्म है तो आपको प्यास लगती है, बाहर गर्म है तो आपको प्यास लगती है। तो इसका विलोम पहले लिख लेते हैं। लिख सकते हैं कि यदि आपको प्यास लगी है तो बाहर गर्म है। अच्छा, और इसका प्रतिधनात्मक क्या होगा? प्रतिधनात्मक में क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं कि यदि आपको प्यास नहीं लगती है तो बाहर गर्मी नहीं है, समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक को यदि फिर कथन एक लिखना है, फिर दूसरा कथन लिखना है, के रूप में लिखना है। पहले में देखिए क्या कह रहा है कि सर्वर पर लॉग ऑन करने के लिए, अच्छा लॉग ऑन करने के लिए, ठीक है, हिंदी में ऐसे लिख दिया लॉग ऑन करने के लिए पासवर्ड का होना आवश्यक है। तो यहाँ पे इसमें हम लगाएंगे कि यदि सर्वर पर लॉगन है तो पासवर्ड ज्ञात है। ठीक है, दूसरा, जब कभी वर्षा होती है यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है। तो हम लिख सकते हैं कि यदि वर्षा होती है तो यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है। तीसरा देखिए, आप वेबसाइट में प्रवेश कर सकते हैं केवल यदि अपने निर्धारित शुल्क का भुगतान किया हो। अच्छा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि आप निर्धारित शुल्क का
ऐसे लिख सकते हैं। निर्धारित शुल्क का भुगतान करते हैं तो आप वेबसाइट में प्रवेश कर सकते हैं। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा। निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक को P यदि और केवल यदि और फिर दूसरा कथन क्यों, P और फिर यदि और केवल यदि लगा के फिर दूसरा कथन क्यों के रूप में पुनः लिखिए। चलिए यह कि यदि आप दूरदर्शन देखते हैं तो आपका मन मुक्त होता है, तथा यदि आपका मन मुक्त होता है तो आप दूरदर्शन देखते हैं। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना होगा, तो यदि और केवल यदि वाले कथन के रूप में लिखना होगा। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि आप टेलीविजन या फिर दूरदर्शन भी लिख सकते हैं, टेलीविजन देखते हैं यदि और केवल यदि आपका मन मुक्त है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। आपके द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य और पर्याप्त है कि आप गृह कार्य नियमित रूप से करते हैं। तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं कि आप ए ग्रेड पाते हैं यदि और केवल यदि आप गृह कार्य नियमित रूप से करते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, यहां पर देखते हैं। यह है कि यदि एक चतुर्भुज समान कोणिक है तो वह आयत होता है, तथा यदि एक चतुर्भुज आयत है तो वह समान कोणिक होता है। तो एक ही बात होगी, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक चतुर्भुज, यदि और केवल यदि लगा के लिखना है ना, एक चतुर्भुज समान कोणिक है यदि और केवल यदि वह एक आयत है। अगर आयत होगा तो उसका सभी कोण समान होगा, समान कोणिक चतुर्भुज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। नीचे दो कथन दिए हैं। देखिए पी कथन क्या कर रहा है कि 25 संख्या 5 का गुणज है, और दूसरा कथन क्यों है कि 25 संख्या 8 का एक गुणज है। उपरोक्त कथनों का संयोजन, दोनों का संयोजक एक और एक या, यानी संयोजन और वियोजन, इनको संयोजन और वियोजन न कहते हैं, ये संयोजक को संयोजन कहते हैं और इसको वियोजन कहते हैं। इन दोनों द्वारा क्या करना है, मिश्र कथन इनका लिखना है। इन दोनों द्वारा एक एक करके, एक बार और संयोजक और एक बार ये वियोजन का प्रयोग करके हमें मिश्र कथन लिखना है। दोनों दशाओं में प्राप्त मिश्र कथनों की वैधता की जांच करें। देखिए हम लोग यहाँ पहला लिखते हैं, इन दोनों में संयोजक हम लोग और यानी कि संयोजन का प्रयोग करें तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, कथन जो होगा क्या हो जाएगा, मिश्र कथन क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 25 संख्या 5 और न जोड़ना है, 8 का एक गुणज है। एक नहीं लगा अब इसमें, 5 और 8 का गुणज है। तो देखिए 5 का और 8 का दोनों का गुणज नहीं हो सकता है। 25 सिर्फ 5 का गुणज है, 8 का नहीं ना है। तो दोनों के दोनों हम लोग जानते हैं, जब संयोजक और का प्रयोग किया जाता है उसमें दोनों अगर कथन सत्य होते तभी वो सत्य होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह मिश्र कथन असत्य है, यह मिश्र कथन असत्य है, क्योंकि P और Q जो दोनों कथन दिए हैं, P और Q दोनों सत्य नहीं है।
ठीक है। तो जब संयोजक और का प्रयोग किया जाता है तो उसमें दोनों के दोनों सत्य होंगे तभी वो पूरा मिश्र कथन सत्य होगा। चलिए फिर से हम लोग यहाँ मिश्र कथन लेते हैं, वियोजन यानी कि संयोजक के या का प्रयोग करते हुए। तो इसमें लिख सकते हैं कि 25 संख्या 5 या 8 का गुणज है। तो ये बिल्कुल सही है, यह मिश्र कथन सत्य है, क्योंकि P सत्य और Q असत्य है। तो कोई भी एगो सत्य हो जाएगा तो काम बन जाएगा, समझ गए ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, नीचे लिखे कथनों की वैधता की जांच उनके सामने लिखित विधि द्वारा कीजिए। अच्छा देखिए इसके फर्स्ट नंबर में देखिए क्या कर रहा है, कथन दिया P कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या के योग अपरिमेय होता है। हमें विरोधीकृत विधि द्वारा इसको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो हम लोग उल्टा मानते हैं ना विरोधीकृत में। चलिए इसमें देखते हैं, हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना हम लोग यहाँ पर एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या ले लेते हैं। माना रूट अंडर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, मान लो P अपरिमेय तथा Q परिमेय संख्या है। तब इस अपरिमेय और परिमेय का योग हम लोग यहाँ पर A बाई B, जहाँ क्या है B नॉट इक्वल टू 0, ये क्या ले लेते हैं, ये योग जो हो रहा है परिमेय है ना। हम लोग उल्टा मानेंगे ना, यहाँ कह रहा है कि अपरिमेय होता है लेकिन हमने अपरिमेय और परिमेय का योग परिमेय मान लिया, ठीक है, ये हमने माना है, ठीक है, ये हमने मान लिया कि अपरिमेय और परिमेय का योग परिमेय हो रहा है। इसको इधर भेज देते हैं, तो रूट P इक्वल टू में A बाई B, यहाँ लिख सकते हैं इसमें कि जहाँ A तथा B पूर्णांक है। तो देखो इसको इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, रूट P इक्वल टू यहाँ एलसीएम ले लेंगे B A माइनस का BQ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रूट P LHS की बात हो रही है, ये आपका क्या है अपरिमेय है, ये अपरिमेय हमने ऊपर लिया था, अपरिमेय संख्या है। और RHS में देखेंगे तो ये जो RHS में है A माइनस का BQ बाई B, तो देखो A भी पूर्णांक है, यहाँ BQ ये सब ये Q परिमेय है, ये आपका पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। तो ये जो सॉल्व करेंगे ये आपका क्या आएगा, एक परिमेय संख्या ही ना आएगा, परिमेय संख्या है। तो एक तरफ अपरिमेय है और एक तरफ परिमेय है, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। यह दोनों यानी कि LHS और RHS यह दोनों विरोधात्मक है, यह दोनों क्या है, विरोधात्मक है। अतः एक परिमेय एक अपरिमेय तथा एक परिमेय संख्या का योग परिमेय नहीं होगा, यानी कि अपरिमेय होगा, परिमेय नहीं होगा, या सीधे अपरिमेय भी लिख सकते थे, समझ गए। चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखिए क्यों कथन कहते हैं, यदि n ऐसी वास्तविक संख्या है कि n 3 से बड़ा है और n स्क्वायर बड़ा है 9 से, तो इसे विरोधीकृत विधि द्वारा हमें यहाँ साबित करना है। तो यहाँ पर देखिए n स्क्वायर जब 9 से बड़ा कह रहा है तो हम लोग इसका मान लेते हैं कि 9 से बड़ा नहीं है, हम लोग यहाँ मान लेते, उल्टा मानेंगे, मान लेते हैं कि n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9 नहीं है, नॉट है। जब n इज ग्रेटर देन 3, n 3 से ग्रेटर होने पर n स्क्वायर 9 से ग्रेटर नहीं है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं। चलिए तो ये ग्रेटर नहीं है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि n ग्रेटर है आपके 3 से ग्रेटर है,
तो हम लोग मान लेते हैं कि n इक्वल हो जाएगा जब 3 में हम लोग ऐड कर देते हैं a, ऐसा हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। जब ये ग्रेटर है ये छोटा है, इसमें a ऐड करते हैं, अब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो n स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने पर 3 प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 3 इंटू में a प्लस a का स्क्वायर, इन हो जाएगा, यानी 9 प्लस यहाँ 6a प्लस का a स्क्वायर। ठीक है, तो 6a प्लस a स्क्वायर जो होगा कोई ना कोई वैल्यू आएगा ना जी, कोई ना कोई वैल्यू आएगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कोई ना कोई यहाँ n का a का वैल्यू होगा और 9 में जब ऐड होगा तो वो आपका क्या होगा, 9 में जब ऐड होगा तो ये ग्रेटर ही हो जाएगा। यानी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ये आपका 9 से ग्रेटर है, ये 9 से ग्रेटर ही दिख रहा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि जो हम लोग पहले निर्धारित किए थे उससे ये क्या होता है कि यहाँ हमने यही ना दिखा दिया कि n स्क्वायर ग्रेटर है 9 से, ऊपर हमने नहीं माना था। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पूर्व निर्धारित कथन और यह कथन विरोधात्मक है। अतः जब n ग्रेटर होगा 3 से तो n स्क्वायर ग्रेटर हो जाएगा 9 से। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथन को 5 भिन्न भिन्न तरीके से इस प्रकार व्यक्त कीजिए कि उनके अर्थ समान हो। देखिए क्यों कथन क्या दिया कि यदि एक त्रिभुज समान कोणिक है तो वह एक अधिक कोण त्रिभुज है। चलिए हम लोग इसके 5 समान कथन में इसको एक ही रूप है ना, अलग अलग रूपों में भिन्न भिन्न तरीके से लिखेंगे जिसका मीनिंग एक हो, समान अर्थ हो। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक त्रिभुज समान कोणिक है का अंतर्भाव है कि यह अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है, दूसरा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक त्रिभुज के अधिक कोण त्रिभुज होने के लिए यह पर्याप्त है कि यह समान कोणिक है, यह समान कोणिक है। तीसरा ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि एक त्रिभुज समान कोणिक है यदि और केवल यदि त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज है, और लिख सकते हैं यहाँ पर कि यदि एक त्रिभुज अधिक कोणिक या अधिकोण त्रिभुज नहीं है तो वह समान कोणिक त्रिभुज नहीं है। एक और लिख सकते हैं यहाँ पर कि एक त्रिभुज तो समान कोणिक
समान कोणिक होने के लिए यह अनिवार्य है कि त्रिभुज अधिकोण त्रिभुज है। अधिकोण त्रिभुज है, समझ गए। तो यही क्वेश्चन बचे हुए थे इस चैप्टर में। मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in। और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।